वेलकम बैक गाइज टू माय चैनल सिविल अचीवर। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं सीटेट पेडागोजी अभ्यास 2, जिसमें सभी विषयों की पेडागोजी से जुड़े सवालों को कराया जाएगा। चूँकि चैनल नया है तो अभी आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें। लाने वाली सीटेट एग्ज़ाम जो अनुमानतः नवंबर या दिसंबर में होने वाली है, तो उसके लिए हम लोग इस सीरीज़ को चला रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहते हैं, पाए जाते हैं? यानी रेत का टीला कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए बर्लिन में, ऑप्शन बी थिम्पू में, ऑप्शन सी काबुल में, या ऑप्शन डी अबू धाबी में। यानी आपको ये बताना है कि रेत के पहाड़ या रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं। तो गाइज, अगर रेत के पहाड़ और रेत के टीले की बात की जाए तो रेत के पहाड़ या रेत के टीले ऑप्शन डी यानी अबू धाबी में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा सवाल है, त्योहारों के समूह में से उन्हें चुनिए जो पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि पूर्णिमा को कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। तो अगर पूर्णिमा की बात करें तो पूर्णिमा को होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जन्म दिवस, ये तीनों पूर्णिमा के दिन ही मनाए जाते हैं। यानी पूर्णिमा को मनाए जाने वाले त्यौहार कौन कौन हैं? होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जन्म दिवस। अगर गुरु नानक की बात करें तो ये सिख धर्म के पहले गुरु और संस्थापक थे, जिनका जन्म तलवंडी नामक स्थान पे हुआ था। बढ़ते हैं गाइज अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल है, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ है? यानी देश के मानचित्र के अकॉर्डिंग यह बताना है कि झारखंड कहाँ है। तो अगर हम मैप की बात करें तो झारखंड हमारा ऑप्शन ए है उड़ीसा के उत्तर में, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, या डी पश्चिम बंगाल के पूरब में। तो अगर उड़ीसा की बात करें झारखंड की, तो यह उड़ीसा के उत्तर में है। इसे आप मानचित्र पर भी देख सकते हैं। बढ़ते हैं गाइज अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ जिस रंग में देखते हैं वे रंग है। यानी रात में जागने वाले जानवर को किस रंग में दिखाई देता है? ऑप्शन ए नारंगी और लाल, ऑप्शन बी काला और सफ़ेद, ऑप्शन सी बैगनी और नीला, या ऑप्शन डी हरा और पीला। इसका जवाब आप लोग ट्राई कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो अगर इस सवाल की बात करें तो रात में जागने वाले जानवर को हर चीज़ ऑप्शन बी यानी काला और सफ़ेद दिखाई देती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का उद्देश्य नहीं है? तो गाइज हमेशा एक बात याद रखें कि जब भी क्वेश्चन में यह ज़रूर ध्यान दें कि हाँ या नहीं पूछ रहा है, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन इसी माइनर मिस्टेक के कारण गलत हो जाते हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है, यह ट्रिक, कि जहाँ भी परिभाषाएँ आ जाए वो सेंटेंस निगेटिव यानी नकारात्मक होता है और वो हमेशा गलत होगा। तो इस तरह से इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि आपको यह ध्यान रखना है कि जिस वाले ऑप्शन में परिभाषा, व्याख्या, याद करना ये सब आ जाए तो वो ऑप्शन गलत ही होता है। तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि कौन पर्यावरण अध्ययन के बारे में सच नहीं है? तो गाइज ये क्वेश्चन अभी जस्ट आपको समझाया गया है कि पर्यावरण अध्ययन की बात करें तो अगर परिभाषाओं की बात आ जाए तो यह सत्य नहीं होता है। यानी इसका जवाब होगा ऑप्शन बी। तो आप इन शब्दों को याद रखें कि परिभाषा देना, व्याख्या देना, याद करना, सूत्र, ये सभी निगेटिव वर्ड हैं और जैसे ही सेंटेंस में आते हैं तो वो ऑप्शन गलत हो जाता है। बढ़ते हैं गाइज अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे ज़्यादा बल दिया? तो आप लोगों को वाइगोत्स्की के बारे में एक चीज़ याद रखना है कि वाइगोत्स्की महोदय ने जो सबसे ज़्यादा किसी चीज़ पे फोकस किया वो था समाज। यानी जब भी वाइगोत्स्की से जुड़ा कोई सवाल आए तो उसमें आप ब्लाइंडली समाज वाले ऑप्शन पे चले जाइए, वो आपका बिल्कुल सही होगा। तो आइए देखते हैं इन चारों ऑप्शन में समाज कहाँ है। तो गाइज अगर बात करें ऑप्शन सी की, तो यहाँ क्लियरली लिखा है समाज में प्रयोग होने वाले भाषा प्रयोगों पर।
यानी भाषा अर्जित करने में जो वायत्स्की ने विचार दिए थे वो समाज में होने वाली भाषा प्रयोग पर ज़्यादा बल दिया था। और एक बात आप हमेशा याद रखें कि जब भी वाइगोत्स्की की बात आए तो इसमें समाज वाला ही आंसर होगा। बढ़ते हैं गाइज अपने अगले प्रश्न की ओर। भाषा में आकलन की प्रक्रिया है, यानी हम भाषा में कैसे पता लगाते हैं कि बच्चों ने कितना सीखा, क्या सीखा और उसमें क्या कमी रह गई है। तो जब भी आकलन की बात होती है तो हमेशा याद रखें कि जब भी ऑप्शन में केवल आए तो हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि यह निगेटिव होता है और इससे जुड़े जो भी ऑप्शंस हैं वो कट जाते हैं। तो इस तरह आप ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। अगर केवल वगैरह आ जाए, मात्र आ जाए, तो वो ऑप्शन गलत होता है। अब बचते हैं हमारे पास दो ऑप्शन, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। भाषा में जो आकलन की प्रक्रिया होती है आपको ध्यान रखना है कि सीखने के दौरान भी चलती है। यानी अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं तो उसमें बीच बीच में आकलन होते रहता है। इससे बच्चों में जो कमियां होती है उसे पता लगाने का मौका मिलता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है बच्चे प्रारंभ से ही क्या होते हैं। ऑप्शन ए भाषा में कमज़ोर होते हैं, ऑप्शन बी एक भाषिक होते हैं, ऑप्शन डी द्विभाषिक होते हैं या ऑप्शन डी बहुभाषिक होते हैं। तो आप हमेशा याद रखें कि बच्चों को कभी भी कमज़ोर नहीं मानना है। बच्चा कभी भी एक भाषिक नहीं हो सकता है, बच्चा द्विभाषिक भी नहीं होगा। बच्चा जब भी होगा तो बहुभाषिक होगा। मतलब कि बच्चों में यह क्षमता होती है कि वो बहुत सारी भाषाओं को सीख सकते हैं। यह क्षमता जन्म से होती है और बच्चों में किसी चीज़ को सीखने की क्षमता जन्म से होती है, ये बात भाषा से हमारा मतलब घर की भाषा या क्षेत्र की भाषा से है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियाँ देने का उद्देश्य क्या है। यानी पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियाँ क्यों दी जाती है। तो सीधी सी बात है कि अभ्यास और गतिविधियाँ इसलिए दी जाती है ताकि बच्चों की अभिव्यक्ति को अवसर मिले, मतलब कि बच्चा का डेवलपमेंट हो सके और बच्चा आगे के बारे में सोच सके। यानी बच्चों अभिव्यक्ति का मतलब होता है विचार। यानी अगर अभ्यास और एक्टिविटी करवाई जाएगी तो बच्चों के विचार नए नए आएंगे और वो तरह तरह से सोचेंगे, समझेंगे और चिंतन करेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों में भाषा की आकलन करने का सबसे उचित तरीका है। ऑप्शन ए बच्चों से परियोजना कार्य करवाना, ऑप्शन बी बच्चों से लिखित परीक्षण करना, ऑप्शन सी भाषा प्रयोग का अवलोकन करना या डी किताब पढ़वाना। तो आप हमेशा याद रखें कि जब भी भाषा प्रयोग की बात आएगी तो वही ऑप्शन हमेशा उत्तर होता है, क्योंकि किसी भी विषय को आकलन का सबसे अच्छा तरीका है उसका प्रयोग देखना कि बच्चा उसके प्रयोग से अवगत है या नहीं। अगर बच्चे को प्रयोग करने आ रहा है तो वह बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक भाषा शिक्षक के रूप में आपकी क्या जिम्मेवारी है। तो आप हमेशा याद रखें कि जो अंक वाली बात होती है वो निगेटिव होती है, यानी अंक लाना एक शिक्षक का मकसद नहीं होता है। उसके बाद है समय सीमा पर पाठ्यक्रम पूरा करना, ये भी शिक्षक का दायित्व नहीं होता है कि वह समय पर पाठ्य पुस्तक के पूरा कर दे। तीसरा, समय सीमा पर पाठ्य पुस्तक पूर्ण करना, तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि एक शिक्षक के रूप में अच्छे अंक लाना, पाठ्यक्रम पूरा करवाना, पाठ्य पुस्तक पूरा करना, ये सभी सही नहीं है। जबकि एक अच्छे टीचर के रूप में बच्चों को भाषा के विविध रूपों और प्रयोगों से परिचित कराना ही शिक्षक का काम है, ताकि बच्चे भाषा के विभिन्न पहलुओं को जान सकें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेकिन गाइज यहाँ पर प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। वीडियो